तो प्रीवियस मॉड्यूल आपने पढ़ लिया है, सिंगल फेज एसी, थ्री फेज एसी, ये सारा कुछ आप लोगों ने बढ़िया तरीके से कंप्लीट किया हुआ है। ठीक, मैग्नेटिक सर्किट एक नया चैप्टर है, बहुत सारे स्टूडेंट्स की यूनिवर्सिटी पर ये चैप्टर इंक्लूडेड है आपके सिलेबस में, और कुछ स्टूडेंट्स की यूनिवर्सिटी में ये चैप्टर नहीं है उनके कोर्स में। तो आप अपनी यूनिवर्सिटी सिलेबस से ज़रूर से टैली कर लीजिएगा, मैच कर लीजिएगा एक बार कि कितना कंटेंट, कितने पोर्शन जो है वो यहाँ से मैच होते हैं। ये जो चैप्टर है इसको उन बच्चों को भी पढ़ना चाहिए जिनको आगे चल के ट्रांसफॉर्मर पढ़ना है। ट्रांसफॉर्मर चैप्टर अगर आपको पढ़ना है तो ये चैप्टर ज़रूर से आपको आना चाहिए। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं अब बिना देरी किए मैग्नेटिक सर्किट्स का ये चैप्टर। इसमें हम लोग फंडामेंटल भी देखेंगे और टर्म्स यूज्ड क्या क्या होते हैं वो सारा भी देखेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सो व्हाट इज अ मैग्नेटिक सर्किट? इससे पहले मैं आपसे पूछूंगा कि इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है। भाई इलेक्ट्रिक सर्किट यानी कि कोई भी ऐसा क्लोज्ड पाथ, कोई भी ऐसा सर्किट जिसके थ्रू करंट का ट्रांसफर किया जा सके, कुछ ऐसा ही होता है मैग्नेटिक सर्किट भी। मैग्नेटिक सर्किट भी एक ऐसा ही पाथ होता है, लेकिन इस बार करंट नहीं, इस बार हम मैग्नेटिक फ्लक्स का ट्रांसफर जो है वो इस पाथ के थ्रू करते हैं। ठीक है, चलिए लेट अस बिगिन विद द मैग्नेटिक सर्किट्स। हेडिंग डाल लीजिएगा, नोट्स में यहाँ पर जो भी कुछ लिखूंगा आप तक पहुंच जाएगा इन द फॉर्म ऑफ पीडीएफ, तो एकदम आप इसके लिए निश्चिंत रह सकते हैं। एडिशनल डेटा जो भी चाहिए आप इसमें से नोट कर सकते हैं। सो लेट अस स्टार्ट our fourth module, that is the magnetic circuits, है ना। अपना चौथा मॉड्यूल मैग्नेटिक सर्किट जो है इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो मैग्नेटिक सर्किट्स कोई भी ऐसा क्लोज्ड पाथ जिसके थ्रू मैग्नेटिक फ्लक्स का, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस का ट्रांसफर जो है वो हो सके, दैट इज द मैग्नेटिक सर्किट। जैसे सपोज कर लीजिए कि मेरे पास एक यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पे बार मैग्नेट है। ठीक है, लेट अस सपोज कि मेरे पास एज अ एग्जाम्पल यहाँ पर एक बार मैग्नेट है, ये इसका नॉर्थ पोल है, यहाँ पर इसका साउथ पोल मैं शो कर रहा हूँ। ठीक, तो अगर ऐसा कोई बार मैग्नेट है तो इससे ऑब्वियसली मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस भी गुजर रही होंगी। तो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस जो है उनका डायरेक्शन जो है वो आपको पता है कि नॉर्थ से साउथ के डायरेक्शन में ये जाती हैं। ठीक है, इस तरीके से आप इसको शो कर सकते हैं। ठीक, तो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस नॉर्थ से साउथ की दिशा में जब ट्रैवल कर रही हैं, तो अगर सपोज कर लीजिए कि मैं यहाँ पर कोई एक मटेरियल लेकर के आता हूँ, इस तरीके का कोई मटेरियल, तो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या मैग्नेटिक वेव्स जो होती हैं वो किसी भी कंडक्टर या इंसुलेटर का इंतजार नहीं करती है। मतलब ऐसा नहीं होता है कि इंसुलेटर लगा दो तो उससे मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस पास नहीं हो सकती। सिंस दे आर हैविंग अ वेव नेचर, ये आसानी से ऐसे किसी भी मटेरियल के थ्रू पार हो सकती हैं। तो इलेक्ट्रिक सर्किट से या इलेक्ट्रिक करंट से इनके अंदर ये एक सबसे बड़ा डिफरेंस होता है। ऐसे ही और डिफरेंस और एनालॉजीज, ये दोनों ही चीज़ों को हम लोग आगे आने वाले ड्यूरेशन पर देखेंगे। ठीक है, आज के इस लेक्चर के भीतर तो इसको समझते हैं। तो मैग्नेटिक सर्किट का मतलब ये होता है कि किसी भी तरीके का एक क्लोज्ड पाथ जिसके थ्रू मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस का ट्रांसफर किया जा सके, थ्रू विच द मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस शुड बी ट्रांसफर्ड, जिसको कि हम लोग फ्लक्स बोलते हैं। अब एक बड़ा बहुत ही कॉमन सा वर्ड है कि मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस आर फ्लोइंग थ्रू द एलिमेंट। दिस वर्ड इज टिपिकली रॉन्ग। ये जो वर्ड है ये टिपिकली गलत है। अगर कोई भी आपको ये बोलता है कि मैग्नेटिक फ्लक्स फ्लो हो रही है, तो ये वर्ड ही अपने आप में गलत है। क्यों गलत है मैं इसका रीजन बताता हूं। आप हर बार ये चीज पढ़ते हैं कि करंट का फ्लो हो रहा है वायर के अंदर से, करंट का फ्लो जो हो रहा है इस सिस्टम के अंदर से हो रहा है, उस कंडक्टर के अंदर से हो रहा है, वहां तक बात समझ में आती है। लेकिन जब आप बोलते हैं कि मैग्नेटिक फ्लक्स फ्लो कर रही है उस वायर से, मैग्नेटिक फ्लक्स फ्लो कर रही है उस कंडक्टर के भीतर, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाता है। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? रीजन ये है कि भाई जब आप करंट की बात करते हो तो वहां पर फिजिकली वहां इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हो रहा है। ठीक है, फ्लो वर्ड और ट्रांसफर वर्ड का अंतर मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं इस कंटेक्स्ट में। ठीक है, इस कंटेक्स्ट में जो हम लोग अभी यहाँ पे पढ़ रहे हैं, फ्लो जो है वो एसोसिएटेड है किस चीज से? मैटर से एसोसिएटेड है। तो कोई भी चीज, कोई मैटर जब एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता है तो उसके ट्रांसफर को आप फ्लो बोल करके रिफर कर सकते हो। वेव का जब एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होता है उसको फ्लो नहीं बोल सकते हो। क्यों? क्योंकि उस वेव के अंदर कोई भी ऐसा फिजिकल मैटर जैसी चीज नहीं है, और जब तक मैटर नहीं है फ्लो वर्ड गलत हो जाएगा वहां पे। अब समझ गए आप? तो जिस मैग्नेटिक फ्लक्स की आप बात करते हैं, अगर आप लिखते हैं कि मैग्नेटिक फ्लक्स फ्लो हो रहा है, इसका मतलब आप ये बोल रहे हैं कि मैग्नेटिक फ्लक्स जो है इट इज हैविंग अ मैटर नेचर, मतलब उसका नेचर जो है वो मैटर का नेचर है, मतलब इट हैज सम मास, जो कि गलत है बिकॉज इट इज अ वेव,
है ना, वो वेव के फॉर्म में आपको रिप्रेजेंट हो रही है, ठीक है। तो कंसेप्चुअल मिस्टेक है अगर कोई आपको ये बोलता है कि मैग्नेटिक फ्लक्स फ्लो हो रही है। मैंने कई बार स्टूडेंट्स को भी ऐसा बोलते सुना है और इवन टीचर्स को भी मैंने बोलते सुना है कि ट्रांसफार्मर में एक कोर है साहब, वहाँ से दूसरे मतलब एक साइड की वाइंडिंग है, उससे दूसरी वाली वाइंडिंग में फ्लक्स फ्लो हो रही है। फ्लो वर्ड कहाँ से आ गया? जब वेव की बात हो रही है तो फ्लो इज नॉट राइट। चलिए ठीक है, तो अब यहाँ से ऐसे ही कुछ टर्म्स आपको पता होने चाहिए मैग्नेटिक सर्किट्स के टेक्निकल टर्म्स। और मैं एक चीज़ बता दूं कि ये जो टेक्निकल टर्म्स है ये बिल्कुल बेस है। अगर आपको ये सारे टर्म्स आते हैं ना तो इस चैप्टर के सारे न्यूमेरिकल आपके इन्हीं सब टर्म्स से बनने वाले हैं। तो ध्यान से देखिएगा, स्टार्ट करते हैं हम लोग। द टर्म्स यूज्ड इन मैग्नेटिक सर्किट्स, द टर्म्स यूज्ड इन मैग्नेटिक सर्किट। टर्म्स यूज्ड के साथ साथ इसी टॉपिक के अंदर एक और चीज़ आपको बताऊंगा, दैट इज एनालॉजी ऑफ मैग्नेटिक सर्किट विथ इलेक्ट्रिक सर्किट, ठीक है। एनालॉगस क्वांटिटी भी साथ साथ बताऊंगा आपको, ध्यान से नोट करते जाइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इससे एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है और भी आ सकता है। तो स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द वेरी फर्स्ट टर्म। पहला टर्म जो है दैट इज मैग्नेटिक फ्लक्स। दिस इज मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स किसको बोलते हैं? मैग्नेटिक फ्लक्स या मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस जो ओरिजिनेट होती है किसी भी मैग्नेट के यूनिट नॉर्थ पोल से, they are the magnetic lines of forces, magnetic line of forces originated from the unit north pole, from the unit north pole of a magnet, ठीक। मैग्नेटिक फ्लक्स इसको किससे डिनोट किया? इसको डिनोट करते हैं फाई से, एंड इट्स यूनिट इज, इसकी यूनिट जो होती है इट इज वेबर्स। मैग्नेटिक फ्लक्स जिसकी यूनिट क्या होती है? इसकी यूनिट होती है वेबर्स, ठीक है। और एक वेबर अगर आपको क्वांटिफाई करना हो कि भाई मैग्नेटिक फ्लक्स तो सर मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस के लिए है, तो जो वर्ड है कि एक वेबर का फ्लक्स हो रहा है, वो एक वेबर कितना फ्लक्स होता है क्वांटिफाइड फॉर्म में? तो भाई एक वेबर का फ्लक्स का मतलब होता है 10 रेज़ टू द पावर 8 लाइन्स ऑफ फोर्सेस। 10 रेज़ टू द पावर 8 लाइन ऑफ फोर्सेस को बताता है एक वेबर, या इसी को हम मैक्सवेल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसी को? इसी को हम लोग बोलते हैं मैक्सवेल्स। 10 रेज़ टू द पावर 8 मैक्सवेल्स की लाइंस जो है वो जा रही है अगर एक वेबर का फ्लक्स है तो, ठीक है। तो ये मैग्नेटिक फ्लक्स किससे एनालॉगस है? इसकी एनालॉजी लिखते हैं जल्दी से। सो इट इज एनालॉगस टू, इट इज एनालॉगस टू, इट इज एनालॉगस टू करंट इन इलेक्ट्रिक सर्किट, करंट इन इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट में करंट जो काम करता है, देखिए एनालॉजी को इक्वल मत समझिएगा, इक्वल इज अ डिफरेंट थिंग, एनालॉगस इज अ डिफरेंट थिंग। इक्वल मतलब बिल्कुल समान, एक बराबर। एनालॉगस मतलब एक जैसा बिहेवियर अपनी अपनी सर्किट्स में ये लोग करते हैं। इलेक्ट्रिक सर्किट में करंट जैसे बिहेव करता है वैसे ही मैग्नेटिक सर्किट में जो है मैग्नेटिक फ्लक्स वैसे बिहेव करती है। क्लियर है यहां तक आप सभी को? चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। एनालॉगस टू करंट इन द इलेक्ट्रिक सर्किट। ओके, नेक्स्ट पॉइंट आफ्टर द मैग्नेटिक फ्लक्स, पॉइंट नंबर 2 पे आते हैं हम लोग यहाँ से, और दूसरा पॉइंट नोट डाउन करते हैं जल्दी से। सेकंड पॉइंट इज मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। फ्लक्स डेंसिटी, ठीक है। मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी जो है इसको चेक करते हैं कि ये क्या होता है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी इट इज डिफाइंड एज, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, आपको नोट्स में पूरा डिटेल फॉर्म में मैं भेज दूंगा। दिस इज द फ्लक्स डेंसिटी, दैट इज फ्लक्स पर यूनिट एरिया। किसी भी कंडक्टर, किसी भी मटेरियल के भीतर से कितनी फ्लक्स का ट्रांसफर हो रहा है पर यूनिट एरिया, एक यूनिट एरिया के भीतर से कितनी ज्यादा फ्लक्स का ट्रांसफर हो रहा है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? फ्लक्स डेंसिटी, यानी कि घनत्व। B इज इक्वल्स टू फ्लक्स पर यूनिट एरिया। फ्लक्स की यूनिट क्या है हमारे पास? फ्लक्स की यूनिट इज वेबर, और एरिया की यूनिट है मीटर स्क्वायर। सो फाइनली वी विल गेट वेबर पर स्क्वायर मीटर या टेस्ला। टेस्ला भी इसी की यूनिट होती है, B से इसको डिनोट करते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी को। किसके एनालॉगस होता है ये? भाई मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी जो होता है वो इलेक्ट्रिक करंट डेंसिटी के एनालॉगस होता है। तो लिख लीजिएगा इसकी एनालॉजी भी जल्दी से। इट इज एनालॉगस
टू इलेक्ट्रिक करंट डेंसिटी, इलेक्ट्रिक करंट डेंसिटी J, which is equals to current per unit area, which is equals to current per unit area. एक्सप्रेशन ठीक है, बन जाएगा सभी से। चलिए बहुत ही बढ़िया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी के बाद हम लोग समझ गए इलेक्ट्रिक करंट डेंसिटी से एनालॉगस होता है, बी के फॉर्म में डिनोट करते हैं फ्लक्स पर यूनिट एरिया। इससे हमको पता चलता है कभी भी किसी भी परमानेंट मैग्नेट के लिए ये फ्लक्स डेंसिटी का एक्सप्रेशन जो होता है वो इलेक्ट्रिक फॉर्म में नहीं आता है। इलेक्ट्रिक फॉर्म में कैसे, अगले पॉइंट पर आपको मैं बताता हूं। तो सेकंड पॉइंट हम लोगों ने लिख लिया, अब इसके बाद लेकर के चलता हूं आपको थर्ड पॉइंट पर। द थर्ड पॉइंट इज द मैग्नेटिक फील्ड, इट इज द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। इंटेंसिटी, इसी को मैग्नेटाइजिंग फोर्स भी बोला जाता है। इसी को क्या बोलते हैं, इसी को मैग्नेटाइजिंग फोर्स भी बोलते हैं, ये ध्यान रखिएगा आप। इसी को बोलते हैं मैग्नेटाइजिंग फोर्स। अब मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी होता क्या है, जैसे मान लीजिए थोड़ी देर के लिए सपोज कर लीजिए कि जैसे यहां पर ये मेरे पास मान लीजिए कोई बार मैग्नेट है, ठीक है, कोई भी मैग्नेट है। अब इस मैग्नेट पर कहीं ना कहीं तो हो सकता है जो रेड कलर से दिख रहा है ये नॉर्थ पोल होगा, ये जो व्हाइट से जितना हिस्सा दिख रहा है ये इसका साउथ पोल होगा, ठीक है। तो अगर ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, तो नॉर्थ से साउथ के डायरेक्शन में लाइन ऑफ फोर्सेस चल रही होंगी यहाँ पर। और इसके करीब में अगर मैं किसी मैग्नेटिक मटेरियल को रखूंगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्शन ये मटेरियल जरूर एक्सपीरियंस करेगा। तो ये जो भी फोर्स एक्सपीरियंस करेगा व्हेन इट इज प्लेस्ड नियर द यूनिट नॉर्थ पोल ऑफ अ मैग्नेट, उसी फोर्स को हम लोग बोलते हैं मैग्नेटाइजिंग फोर्स, ठीक है, या उसी फोर्स को हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। लिख सकते हैं इसको। तो दिस इज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द magnetic material placed near the unit north pole of a magnet is known as magnetic field intensity. किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल H से। इट इज गिवन एज Ni अपॉन L। इन सब का मीनिंग क्या होता है जल्दी से देख लेते हैं। सो N इज द नंबर ऑफ कंडक्टर टर्न्स, I तो आप सबको पता है कि इट इज द सप्लाई करंट, और L जो होता है इट इज लेंथ ऑफ कंडक्टर इन मीटर। सप्लाई करंट एम्पियर में, और नंबर ऑफ कंडक्टर टर्न्स की कोई अलग से यूनिट नहीं होती है, टर्न्स के फॉर्म में इसको लिखते हैं। इसीलिए इसका एक्सप्रेशन जो है या इसकी यूनिट जो है वो हो जाती है, इसकी यूनिट हो जाती है एम्पियर टर्न्स पर मीटर। यानी कि इसको किस फॉर्म में लिखा जा सकता है, इसकी यूनिट हो सकती है एम्पियर टर्न्स पर मीटर, ऐसे भी लिखते हैं, या फिर एम्पियर पर मीटर भी लिखा जाता है। इसको टर्न्स को हटा दिया जाता है बिकॉज टर्न कोई फंडामेंटल यूनिट नहीं है, फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं होती है, ठीक है। तो फंडामेंटल यूनिट अगर होता तो टर्न्स को भी एक्सप्रेस कर देते हैं। अदर देन दैट नॉर्मली आप एम्पियर टर्न्स पर मीटर भी इसको लिख सकते हो। तो इसीलिए किताब में आपको 80 पर मीटर भी लिखा हुआ दिखेगा, A पर मीटर भी लिखा हुआ दिखेगा। बोथ आर राइट फॉर द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। लेकिन एक चीज इंपॉर्टेंट है जो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, H इज इक्वल टू Ni अपॉन L जो मैंने लिखा हुआ है ये इलेक्ट्रोमैग्नेट के केस में वैलिड है। अगर परमानेंट मैग्नेट होगा तो ना कोई नंबर ऑफ टर्न है, ना सप्लाई करंट है, ना लेंथ ऑफ कंडक्टर है। सो इन द केस ऑफ परमानेंट मैग्नेट द वैल्यू ऑफ H विल बी कांस्टेंट। H की वैल्यू फिक्स्ड रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, इट विल नॉट चेंज फॉर एनी परमानेंट मैग्नेट। तो एक परमानेंट मैग्नेट कितनी इंटेंसिटी बना सकता है वो फिक्स्ड रहेगी, आप उसको बदल नहीं सकते, वेरी नहीं कर सकते। इलेक्ट्रोमैग्नेट में वेरी कर सकते हो बाई, अगर सपोज कर लो नंबर ऑफ टर्न्स और L सेम भी है, मतलब अगर कांस्टेंट भी है, तो भी इन दैट केस अगर आप करंट को बढ़ाते हो तो H को बढ़ा सकते हो। लैब में अगर आप प्रैक्टिकल किए होंगे, BH कर्व का अगर आपने प्रैक्टिकल किया होगा, मेजरली यूनिवर्सिटीज़ में फर्स्ट सेमेस्टर में BH कर्व का प्रैक्टिकल रहता है। BH लूप, हिस्टेरेसिस लूप, BH कर्व किसी मटेरियल के लिए ये ज़रूर से रहता है प्रैक्टिकल में। तो अगर आपने ये प्रैक्टिकल किया है तो देखिएगा कि H वाली रीडिंग का कॉलम जरा ओपन करिए अपने डेटा बुक में, ठीक है। आप अपने डेटा वाले बुक में प्रैक्टिकल की जो बुक होगी, आपकी फाइल होगी प्रैक्टिकल की, उसको ओपन करेंगे तो उस कॉलम में
आपको दिखेगा कि H बढ़ रहा है किसके आधार पे पता है, H प्रोपोर्शनल टू I के आधार पे बढ़ रहा है। मतलब धीरे धीरे ऑटो ट्रांसफॉर्मर से आप इंक्रीज करते जा रहे हो वैल्यू, यहाँ करंट की वैल्यू धीरे धीरे इंक्रीज हो रही है, उससे H बढ़ रहा है। तो H की रीडिंग में आप बेसिकली करंट की रीडिंग लिखते हो वहाँ पर, ठीक है, चेक करिएगा जरूर, आपको ये मिल जाएगा। तो ये डिटेल हमको पता होना जरूरी कि H इज टू NI/L जो हम लोग यूज करते हैं, दैट इज फेवरेबल ओनली फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेट, नॉट फॉर द परमानेंट मैग्नेट। ओके, परमानेंट मैग्नेट में ये फिक्स डेटा रहता है, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा ये पॉइंट कंप्लीट होता है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। इसमें एनालॉजी मैंने आपको नहीं बताई, अभी बता देता हूं। सो इट इज एनालॉगस टू व्हाट, इट इज एनालॉगस टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है, लिख सकते हैं इसको। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। सो आवर पॉइंट नंबर 4, चौथा पॉइंट यहां पर पहुंच गए हम लोग इस 4th नंबर के पॉइंट पर, ठीक है। नंबरिंग सही चल रही है क्या, पिछला वाला 3rd था ना, ओके 3rd था, बिल्कुल सही है। तो आफ्टर स्टडिंग अबाउट द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, अगला हमारा पॉइंट होता है जिसको बोलते हैं परमिएबिलिटी। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है परमिएबिलिटी, ठीक। परमिएबिलिटी का मतलब क्या होता है, परमिएबिलिटी यानी परमिट करने की एबिलिटी, परमिट करने की एबिलिटी। इट इज द एबिलिटी ऑफ अ मटेरियल ड्यू टू विच इट परमिट्स द ट्रांसफर ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू इट। कोई भी मटेरियल अपने थ्रू कितनी आसानी से, कितने बेहतर वे में मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस को या मैग्नेटिक फ्लक्स को ट्रांसफर होने देगा, इसी क्षमता को हम लोग बोलते हैं परमिएबिलिटी। बिल्कुल सिंपल वर्ड्स में आपको मैं बता रहा हूं, तो इसको आप लिखिएगा, इट इज द एबिलिटी, शॉर्ट में लिखवा देता हूं, इट इज द एबिलिटी ऑफ द मैग्नेटिक मटीरियल to allow the transfer of magnetic line of forces through it। तो कोई भी मटेरियल अगर सपोज कर लीजिए कि उसकी परमिबिलिटी ज़्यादा है, तो मतलब ज़्यादा बढ़िया तरीके से मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस उसके थ्रू गुजर सकती है। किसी की परमिबिलिटी अगर कम है, तो इसका मतलब कम आसानी से या थोड़ी मुश्किल से मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस उसके थ्रू गुजर सकती है। ये फैक्टर जानना बहुत ज़्यादा जरूरी था। और परमिबिलिटी का एक्सप्रेशन मैं आपको बता दूं, इट इज़ रिप्रेजेंटेड विथ म्यू एंड इट इज़ गिवन एज म्यू नॉट इंटू म्यू आर। इसको म्यू नॉट इंटू म्यू आर के फॉर्म में हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, जहां पर म्यू नॉट जो है ये एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है। इसी को परमिएबिलिटी ऑफ वैक्यूम भी बोलते हैं, ठीक है। और इसका एक्सप्रेशन होता है 4 पाई 10⁻⁻⁷, यूनिट इसकी होती है हेनरी पर मीटर, इसकी यूनिट होती है, ठीक है। इट इज़ नॉट अ यूनिटलेस क्वांटिटी, बहुत सारे लोग गलती कर देते हैं इस पॉइंट पर, इसको यूनिटलेस बता देते हैं। सो इट्स यूनिट इज हेनरी पर मीटर, दिस इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। देन इसके बाद दूसरा जो क्वांटिटी होता है, इट इज म्यू आर which is the relative permeability, it is the relative permeability of medium। ये जो होता है ये हर माध्यम के हिसाब से वेरी करता है कि आप मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस को किस मीडियम से गुजार रहे हो, उसकी अपनी खुद की कुछ रिलेटिव परमिबिलिटी होती होगी। ज़्यादा रिलेटिव परमिबिलिटी होगी तो अच्छा कंडक्टर है, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस को बढ़िया तरीके से ट्रांसफर होने दे रहा है। अगर कम रिलेटिव परमिबिलिटी होगी तो खराब कंडक्टर है, पुअर कंडक्टर है, वो ज़्यादा अच्छे से कंडक्ट नहीं कर पा रहा है मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस को, ठीक है। इट इज़ कांस्टेंट एंड इट वेरीज फ्रॉम मटेरियल टू मटेरियल। कांस्टेंट होता है किसी भी एक मटेरियल के लिए, लेकिन हर मटेरियल की अलग अलग होती है वैल्यू। अच्छा, इसमें आपको मैं बता दूं कि म्यू आर की वैल्यू, एक का डेटा बता देता हूं, म्यू आर की वैल्यू 1 होती है फॉर द केस ऑफ एयर और वैक्यूम, फॉर द केस ऑफ एयर और वैक्यूम, ठीक है। एयर हो या वैक्यूम हो, फॉर बोथ द केसेस इट रिमेन्स इक्वल टू 1। अपार्ट फ्रॉम दैट दूसरे मटेरियल्स के लिए अलग अलग वैल्यू होती है इसकी। चलिए ठीक है, तो यहाँ तक हम परमिबिलिटी के बारे में पहुँच गए, इसके बारे में बात कर ली। अच्छा, इसकी एनालॉजी किससे बनती है, इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में इसी के जैसा और कौन सा क्वांटिटी होता है, तो इसका एनालॉजी बनता है एनालॉगस टू इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी।
एनालॉगस टू इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में कंडक्टिविटी के एनालॉगस होता है ये, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं हम लोग इसी के साथ। तो यहां तक हो गया हमारा पॉइंट नंबर 4। फिफ्थ पॉइंट पर आते हैं अब जल्दी से। चलिए लेट अस स्टार्ट आवर फिफ्थ पॉइंट। पांचवा पॉइंट शुरू करते हैं, ठीक है। तो यहां तक हमको इतनी एनालॉजी तो समझ में आ गई, ठीक है भाई। चलिए नेक्स्ट, थोड़ा सा धुआं भरा हुआ है थोड़ा सा अभी रूम पर, तो आई होप कि आप इसको माइंड नहीं करेंगे और आराम से आप पढ़ाई करेंगे, ठीक है। इस पर आपको सब विजिबिलिटी तो दिख रही है ना प्रॉपर, ठीक है ठीक है ठीक है। अभी जस्ट मैंने नोटिस किया, चलिए कोई बात नहीं। तो चलिए भाई, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। तो परमिबिलिटी हो गया, परमिबिलिटी के बाद नेक्स्ट पॉइंट आपको मैं बता दूं, दैट इज रिलक्टेंस। दैट इज रिलक्टेंस, ठीक है। रिलक्टेंस क्या होता है भाई? रिलक्टेंस जो होता है ना, वो बिल्कुल वैसे ही होता है जैसे रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस की तरह ही होता है रिलक्टेंस किसी भी सर्किट के भीतर, ठीक है। तो इट इज लाइक रेजिस्टेंस इन इलेक्ट्रिक सर्किट, इट इज लाइक रेजिस्टेंस इन इलेक्ट्रिक सर्किट। तो रिलक्टेंस मतलब क्या होता है? देखिए रेजिस्टेंस क्या करता है, रेजिस्टेंस करंट को अपोज करता है, रिलक्टेंस मैग्नेटिक फ्लक्स की ट्रांसफर को अपोज करता है, ठीक है। तो इट इज द अपोजिशन ऑफर्ड, इट इज द अपोजिशन, इट इज द अपोजिशन offered to the transfer of magnetic flux, ठीक है। इट इज द पोजिशन ऑफर टू द ट्रांसफर ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। चलिए बढ़िया, इसको किससे डिनोट करते हैं? इट इज डिनोटेड विद कैपिटल एस। इट इज गिवन एज एल अपॉन ए म्यू, which is further given as L upon A mu naught into mu r। कहाँ से आया ये एक्सप्रेशन भाई? रेजिस्टेंस के एक्सप्रेशन से आया। देखिए रेजिस्टेंस R इज इक्वल्स टू, लिखते हैं ना आप, रो L बाई A, ऐसा लिखते हैं ना आप। तो रो की जगह पे मैंने लिखा 1 अपॉन म्यू, रो की जगह पे मैंने क्या लिखा? 1 अपॉन म्यू। क्यों ऐसा क्यों लिखा वो भी मैं बता देता हूँ। देखिए मैंने 1 अपॉन म्यू जो लिखा, इसको रो की जगह पे लिखा। मैंने आपको बोला म्यू जो होता है वो कंडक्टिविटी के प्रोपोर्शनल होता है, तो इसीलिए 1 अपॉन कंडक्टिविटी जब लिखोगे तो इट विल बी इक्वल टू रो। तो 1 अपॉन कंडक्टिविटी ना लिख के मैंने 1 अपॉन म्यू लिख दिया इसी वजह से। क्लियर है आप सभी को? चलिए भाई नेक्स्ट, आगे चलते हैं अब नेक्स्ट पॉइंट पर। तो अब यहां से इसकी यूनिट क्या बनती है? इसकी यूनिट होती है, इसकी यूनिट जो होती है, दिस इज एम्पियर टर्न्स पर वेबर। अब आप सोचेंगे कि इसकी यूनिट जो है वो कहाँ से आती है, अब आप सोचेंगे कि इसकी यूनिट जो है वो कैसे बनती है। इसकी यूनिट मैं आपको बताऊंगा जहाँ पे एमएफ का एक्सप्रेशन होगा, वहां पर मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। मैग्नेटोमोटिव फोर्स के एक्सप्रेशन पर मैं आपको इसकी यूनिट और अच्छे से क्लियर करूंगा। चलिए, तो ये किससे एनालॉगस होता है बताने की जरूरत है क्या? आप खुद ही बता सकते हैं कि इट इज एनालॉगस टू रेजिस्टेंस, इट इज एनालॉगस टू रेजिस्टेंस, इट इज एनालॉगस टू रेजिस्टेंस इन इलेक्ट्रिक सर्किट। चलिए ठीक है, बढ़िया। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, पॉइंट नंबर 6। अब हम लोग इसी के साथ पहुंचते हैं अपने छठे पॉइंट पर, विच इज परमियंस। मैग्नेटिक सर्किट में परमियंस क्या होता है भाई? मैग्नेटिक सर्किट का परमियंस वही होता है जो इलेक्ट्रिक सर्किट में कंडक्टेंस का काम होता है। कंडक्टेंस क्या करता है? कंडक्टेंस इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, आप बोलते हो ना, बस परमियंस भी यही काम करता है, वो रेसिप्रोकल ऑफ रिलक्टेंस होता है। तो परमियंस के लिए आप लिखेंगे इट इज द रेसिप्रोकल, इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ रिलक्टेंस इन मैग्नेटिक सर्किट। तो परमियंस का एक्सप्रेशन क्या रहेगा? परमियंस को आप एक्सप्रेस करते हो P से, इट इज गिवन एज 1 अपॉन S। तो फॉर्मूला भी रिवर्स हो जाएगा, फॉर्मूला इसका हो जाएगा एम्पियर, सॉरी फॉर्मूला हो जाएगा एरिया इंटू म्यू नॉट इंटू म्यू आर डिवाइडेड बाई एल, और यूनिट भी ऐसी रिवर्स हो जाएगी इसकी। तो इसकी यूनिट हो जाएगी क्या? इट विल बी वेबर पर एम्पियर टर्न्स, इट विल बी वेबर पर एम्पियर टर्न। एनालॉगस किसके? एनालॉगस है कंडक्टेंस से, इट इज एनालॉगस टू कंडक्टेंस। तो जैसे हम लोग लिखते हैं ना कंडक्टेंस G इज इक्वल टू 1 अपॉन R, वैसे ही देख लीजिए परमियंस P इज इक्वल टू 1 अपॉन S। एनालॉजी बन रही है यहाँ से। छठे पॉइंट के बाद हम आ जाते हैं अपने सातवें पॉइंट पर। सेवेंथ और लास्ट पॉइंट है हमारा, विच इज द
motive force, which is the magnetomotive force, MMF जिसको बोलते हैं हम लोग, ठीक है, MMF या मैग्नेटोमोटिव फोर्स। तो मैग्नेटोमोटिव फोर्स क्या होता है, इसको समझने से पहले आपको इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स पता होना चाहिए। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ये क्या होता है, नाम से ही समझ में आ रहा है, इलेक्ट्रॉन्स को मोशन में लाने के लिए लगने वाला बल, इलेक्ट्रॉन्स को मोशन में लाने के लिए लगने वाला फोर्स इज द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, बोल सकते हैं ना। इलेक्ट्रॉन्स को मोशन में लाने के लिए फोर्स क्यों लगाना पड़ता है, क्योंकि न्यूटन के पहले नियम के हिसाब से हम सब ये बात जानते हैं कि अगर हम फोर्स ना लगाएं तो कोई बॉडी जो रेस्ट के स्टेट में है, इट विल कंटिन्यू टू रिमेन इन द स्टेट ऑफ रेस्ट अनलेस एंड अनटिल एनी एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड, न्यूटन का पहला नियम है ना। तो उसी हिसाब से आपके इलेक्ट्रॉन्स, आपके चार्जेस को क्या जरूरत है मूव करने का और करंट बन के कंस्टिट्यूट होने का, अगर आप उस पर बल ना लगा रहे हो, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ना लगा रहे हो तो आप जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स लगाते हैं उसके बेसिस पर आपको मूवमेंट मिलता है। जब आप बोलते हैं कि करंट जो है दो पैरेलल पाथ दे दिया, तो कुछ करंट इधर डिवाइड हुई और बाकी करंट आगे चली गई, कौन उसको आगे ढकेल रहा है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इट इज अ ड्राइविंग फोर्स। ऐसे ही मैग्नेटिक सर्किट के अंदर जब मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस को आपको एक सिरे से दूसरे पॉइंट पर भेजना है, या कंडक्टर के एक स्टार्टिंग पॉइंट से दूसरे तरफ भेजना है, या ट्रांसफार्मर है उसकी प्राइमरी वाइंडिंग से जब बना और कोर से होते हुए, कोर के पहले लिम्ब से होते हुए उसको कोर के दूसरी लिम्ब तक भेजना है, तो वो मैग्नेटोमोटिव फोर्स करवाएगा ये काम, ठीक है, वो होगा उसका ड्राइविंग फोर्स। तो अब इसको आप लिख लीजिए, बहुत आसान वे में आपको समझ में आ जाएगा ये। तो इसीलिए हम लोग इसको बोलते हैं कि इट इज the driving force, it is the driving force required for the transfer of flux, for the transfer of flux in any magnetic circuit, in any magnetic circuit, ठीक है। किसी मैग्नेटिक सर्किट के भीतर जो ड्राइविंग फोर्स रिक्वायर्ड होती है फॉर द ट्रांसफर ऑफ फ्लक्स, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मैग्नेटोमोटिव फोर्स, ठीक है। इसका एक्सप्रेशन क्या बनेगा, इसका एक्सप्रेशन जानने से पहले ईएमएफ का एक्सप्रेशन पता होना चाहिए आपको। मैग्नेटोमोटिव फोर्स के तीन एक्सप्रेशंस होते हैं, उससे पहले मैं आपको ईएमएफ का एक्सप्रेशन बताता हूँ। किसी भी सर्किट में ईएमएफ को उस सर्किट की करंट और रेजिस्टेंस के टर्म में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे आप, I इंटू आर, ऐसे लिखेंगे ना। किस फॉर्म में लिखेंगे, I इंटू आर के फॉर्म में। तो एमएफ क्या बनेगा, एमएफ विल बी इक्वल टू फाई इंटू एस। यहाँ करंट की जगह पे आप फ्लक्स यूज करते हैं और रेजिस्टेंस की जगह पे आप रिलक्टेंस का एक्सप्रेशन लिखते हैं, इस वजह से ये बनता है। अब सपोज कर लीजिए इसके अंदर मैं वैल्यूज डाल देता हूँ एस की, तो हमको लिखना पड़ेगा मैग्नेटोमोटिव फोर्स विल बी इक्वल टू फाई इंटू एस का एक्सप्रेशन क्या रहेगा बताइए, एस इज इक्वल टू एल अपॉन ए म्यू होता है, एल अपॉन ए म्यू, ऐसा भी लिखते हैं ना हम लोग, ठीक है। फ्लक्स पर यूनिट एरिया दिखाई दे रहा है आपको, फाई अपॉन ए, दैट इज द फ्लक्स पर यूनिट एरिया, जिसको कि आप बी लिखते हो। तो हम लोग बोलेंगे सिंस फाई अपॉन ए इज इक्वल टू बी, देयरफॉर अगेन एमएमएफ इज इक्वल टू बी इंटू एल अपॉन म्यू, लिख सकते हैं। अच्छा चलिए अब एक और रिलेशन आपको बताता हूँ कि हमको पता है B इज प्रोपोर्शनल टू H। किसी भी सर्किट में मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी के ऊपर निर्भर करता है उसका फ्लक्स डेंसिटी कितना होगा। इंटेंसिटी को बढ़ा दोगे तो फ्लक्स डेंसिटी भी उसके अंदर का इंक्रीज हो जाएगा। ये प्रोपोर्शनलिटी के फॉर्म में आपको ये समझ में आता है। तो अगर सपोज कर लीजिए आप H की वैल्यू बढ़ा रहे हैं तो B भी बढ़ रहा है। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट की जगह पे मैं म्यू यूज कर लेता हूँ, तो B इज इक्वल टू म्यू H लिख सकते हैं, या फिर आप बोल सकते हैं कि H इज इक्वल टू B अपॉन म्यू, जो कि आपको यहाँ पर दिखाई देता है इस एक्सप्रेशन के अंदर। ये विजिबल है आप सभी को। तो B अपॉन म्यू की जगह पे मैं इसको H लिख सकता हूँ ना, दिस इज फॉर श्योर। तो अब मेरे पास मैग्नेटोमोटिव फोर्स का नया एक्सप्रेशन बनता है MMF इज इक्वल टू HL। सो दिस इज आवर सेकेंड एक्सप्रेशन। मैग्नेटोमोटिव फोर्स का एक एक्सप्रेशन हो गया, मैग्नेटोमोटिव फोर्स का दूसरा एक्सप्रेशन हो गया। तीसरा और लास्ट एक्सप्रेशन आपको और बता दूं कि आप इस पे लिखिएगा कि हमको पता है H की वैल्यू होती है NI अपॉन L। सो देयरफॉर अब इस डेटा को आप पुट कर दीजिए इसी फॉर्मूले के अंदर, तो आपका एक्सप्रेशन आ जाएगा मैग्नेटोमोटिव फोर्स इज इक्वल्स टू NI, क्योंकि अपॉन में L आ जाएगा और मल्टीपल में भी L है तो वो कैंसिल आउट हो जाएगा, लेंथ दोनों तरफ से हट गया।
आपके पास ये एक्सप्रेशन बचा। तो मैग्नेटोमोटिव फोर्स के 3 फॉर्मूले मैंने आपको यहाँ तक बता दिए, HL, NI और ऊपर phi s। यूनिट चलिए देखते हैं इसका क्या क्या यूनिट होना चाहिए। तो इसकी यूनिट जो होती है वो क्या होती है, आप NI को देखिएगा, इसकी यूनिट आपको दिखेगी एम्पियर टन्स। HL भी देखिएगा एम्पियर टन पर मीटर मल्टीप्लाइड विथ मीटर, तो यहाँ भी बचेगा एम्पियर टन, और इस हिसाब से यहाँ पर भी इसकी यूनिट हो जाएगी एम्पियर टन्स। ठीक है, इस हिसाब से इसकी यूनिट एम्पियर टन्स होती है। चलिए एक और चीज़, तो हम लोग यहाँ से अगर रिलक्टेंस बताएं तो S इज इक्वल्स टू MMF डिवाइडेड बाई फाई लिख सकते हैं इसी एक्सप्रेशन से। ये मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने वहाँ पे आपको बोला था ना कि रिलक्टेंस की यूनिट एम्पियर टन पर वेबर क्यों होती है, मैं बता रहा था। ये देखिए यहाँ पर इस वजह से होती है। MF की यूनिट आप लिख दीजिए एम्पियर टन, और फाई की यूनिट आप लिख देंगे वेबर। तो दोनों के कॉम्बिनेशन से रिलक्टेंस की यूनिट आपके पास बनती है एम्पियर टन्स पर वेबर। दिस इज द फाइनल रीजन कि क्यों ये S का एक्सप्रेशन जो होता है वो एम्पियर टर्न पर वेबर के फॉर्म में बताया जाता है। ठीक, तो ये थे कुछ मैग्नेटिक टर्म्स, कुछ और भी टर्म्स आपको मैं बताऊंगा, बट उस पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर जब पहुंचेंगे तो और इंटरेस्टिंग टर्म्स आपको बताऊंगा, जैसे कि काईएम के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि काईएम क्या होता है, यानी कि जो मैग्नेटिक ससेप्टेंस जो हम लोग बोलते हैं वो क्या होता है, किस पर डिपेंड करता है, और कैसे उसके ऊपर टाइप्स ऑफ या डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल्स की आइडेंटिटी जो है वो बेस करती है, जैसे पैरामैग्नेटिक मटेरियल, डायामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, फेरी मैग्नेटिक, एंटी फेरोमैग्नेटिक, ये सब कैसे पहचानते हैं हम लोग। ठीक है, तो आज का सेशन, आज का लेक्चर यहीं पर मैं एंड अप करता हूँ। आप सभी आई होप कि इसका नोट्स भी प्रॉपर बनाए होंगे और मस्त तरीके से ये समझ में आया होगा। अगर हाँ, तो नेक्स्ट वीडियो को और बढ़िया आप इंजॉय करने वाले हैं, क्योंकि अब इसके आगे जो जो चीज़ें हम पढ़ेंगे एकदम प्रॉपर सीक्वेंस में आपसे सारी की सारी चीज़ें बनेंगी। न्यूमेरिकल्स भी आपसे बनने लग जाएंगे, और आपसे जितने कंसेप्ट वाली जो चीज़ें हैं जिसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं वो भी बनेंगे। नेक्स्ट सेशन पर आपको मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी दिखाने वाला हूँ अलग अलग यूनिवर्सिटी के। तो आज का वीडियो अब यहीं पर एंड अप करता हूँ। अगर आप यहाँ तक ये वीडियो देख रहे हैं तो थैंक यू सो मच वंस अगेन ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, और मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। सो स्टे कनेक्टेड एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।